हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। आज हम करने वाले इस क्लास में मुहावरे। ठीक है। मैंने पिछला वाला जो वीडियो डाला था उसमें आपको बताए थे कि मुहावरे पर्यायवाची और विलोम शब्द। सिमिलरली इंग्लिश में आपको एंटोनिम, सिनोनिम एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है। तो मुहावरे वाला जो पार्ट है, मुहावरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़े से जो इम्पॉर्टेंट मुहावरे होते हैं, कैसे इम्पॉर्टेंट वाले, फिर थोड़े से कंफ्यूजिंग जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। देखिए, जो पेपर बनाने वाला होता है ना, वो ये सोच के बनाता है कि कैसे हम बच्चे को कंफ्यूज करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है। तो ऐसे में जो बच्चा बहुत ही क्लियर कंसेप्ट रखता है हर चीज़ का, उसी का पेपर क्लियर होना पॉसिबल है। ओके। तो उसके वजह से जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करते हैं, वो लोग अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि किस तरह से बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। और कंफ्यूज करने के कुछ ही तरीके हैं, बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें हैं जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे सिर्फ 19-20 का अंतर होता है, तो लगता है कि अरे ये सही होगा या ये सही होगा। ठीक है। इस टाइप की जब चीज़ें फंसती है ना, तभी बच्चा फिर कन्फ्यूजन के चक्कर में कई बार गलत ऑप्शन को टिक कर देता है और नंबर कट जाते हैं, और या तो रैंकिंग में बहुत पीछे चले जाते हैं या फिर सिलेक्शन से ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मुहावरे हैं हमारे पास, जिसमें से आज की इस क्लास में हम कुछ मुहावरों को डिस्कस करेंगे जो कैसे है, इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग प्रवृत्ति के हैं, और जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में हम कह सकते हैं, या आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में तो मदद करेंगे ही, और कंसेप्ट भी क्लियर करने की मैं आपकी कोशिश करूँगी। ठीक है। तो आज की क्लासेस किस पे आधारित है? मुहावरों पर आधारित है। इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ओके। सो अब हम क्या ये पेंसिल यूज़ कर सकते हैं? नहीं, कलर नहीं यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये कलर ठीक रहेगा। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम कुछ ऐसे मुहावरे देखेंगे जो सेम, समान, या कह सकते एक ही जैसे शब्द से आरंभ होते हैं, या फिर उनमें वो शब्द बीच में, उस मुहावरे के बीच में कहीं वो शब्द आता है, लेकिन बार बार उस एक शब्द की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होने की, संशय होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पर आपके मुहावरे होते हैं। जैसे आँख पर होते हैं, हाथ पाँव पर होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अक्ल पर होते हैं, अकल, अकल, अक्ल। ठीक है। उसके बाद फिर आपके होते हैं और भी बॉडी पार्ट्स, जैसे कि आँख सिकुड़ना, आँखों का तारा, हाथ पाँव फूलना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, एड़ियों पर भी आपके मुहावरे हैं। ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे आधारित भी मुहावरे होते हैं। अब आप केवल आँख से मुहावरे देखेंगे तो ही आपको 5-7 मुहावरे आँख के ऊपर मिल जाएंगे, हाथ पाँव से 4-5 मिल जाएंगे। ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो आपको 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। कई सारे बैंकिंग एग्जाम्स में तो 5-5 ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो मैं कह रही थी, इससे पहले जो मैंने लिखा था कि 19-20 का जो फ़र्क होता है ना, वो यही पे होता है कि देखो, हमें तो एलिमिनेशन मेथड की वजह से ये पता होता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देयर आर चांसेस कि अच्छा इसमें थोड़ा सा डाउट बन रहा है, इसमें बन रहा है। पर ये आपका जो सिलेक्शन है, जो आपका सिलेक्शन है, वो आपके इसी निर्णय पे अगर आधारित हो, तो आप सोचिए आपका एक एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। आपका एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, और एक गलत क्वेश्चन आपको, एक गलत आंसर आपको सिलेक्शन से बाहर लेके जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए अभी हम ध्यान से मुहावरों को करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले मुहावरे की ओर। तो पहला ओहो, एक सेकेंड, हाँ, पहला मुहावरा है अंगारों पर पैर रखना। ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा जो अंगारों पर ही आधारित है, बिंदी रह गई, अंगारों पर लौटना। ठीक है।
फिर तीसरा मुहावरा हो जाएगा आपका अंगारे बरसाना, ठीक है। फिर चौथा मुहावरा हो जाएगा अंगार उगलना, ठीक है। ये सब किस पे आधारित है? कौन सा है हमारे यहाँ पे कॉमन वर्ड? अंगार, ठीक है। अंगारो, अंगारो, अंगारे, अंगार। अंगार हमारा क्या है? इन चारों मुहावरों में कॉमन, सबसे सिमिलर, मतलब अंगारो शब्द के माध्यम से आपके 4 मुहावरे बन रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके इन सब के अर्थ कि अंगारों पर पैर रखना क्या होता है। अंगार आपको पता है, अंगार जैसे जो बहुत ही गर्म होता है ना, जैसे कि आप समझ लीजिए ज़मीन पर या किसी नेट के ऊपर जब आग जल रही होती है, फिर आग थोड़ी बुझने की स्थिति पे आ जाती है और फिर वो बहुत ही गर्म सरफेस हो जाता है, ठीक है, उसको अंगार कहते हैं। तो अंगारों पर पैर रखना, एक बात बताइए मुझे, अंगारों पर पैर रखना क्या कोई आसान बात है? बिल्कुल नहीं। क्या आप आग पे चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आग अभी अभी बुझी है, मान लीजिए बहुत सारा कोयला रखा है, बहुत लोग स्टंट मारते हैं, कई सारे प्रदेशों में, देशों में ऐसा है कि कुछ ऐसे रीति रिवाज है जिसमें कि अंगारों पर चलते हैं। तो अंगारों पर चलना एक जोखिम भरा कार्य है ना, तो जोखिम बिल्कुल है, आपके पैर जल जाएंगे, आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जोखिम आपको कभी नहीं लेने हैं। लेकिन अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल रखना। अब देखिए मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे असल में हमारी भाषा के गहने हैं। क्या है? गहने। ये हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं, ठीक है। तो हम रोज़मर्रा के जीवन में तो लोगों को नहीं देखते अंगारों पर पैर रखते हुए या अंगारों पर चलते हुए, है ना, पर फिर भी हम मुहावरों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं किसी भी चीज़ को। पर हम कह सकते हैं अपने आसपास अपने दोस्तों को कह सकते हैं, अपने भाई बहनों को कह सकते हैं, अरे ये काम करके तुम अंगारों पर पैर मत रखो, ठीक है। यानी कि जोखिम मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। ओहो, जोखिम मोल रखना हो गया है, सॉरी, मोल लेना होगा, ठीक है। सेकेंड, हाँ, जोखिम मोल लेना, ये ऊपर का रखना था तो शायद उसी के वजह से आ गया, ठीक है। तो ये पहला हो गया जोखिम मोल लेना। दूसरा है अंगारों पर लौटना, ठीक है। अंगारों पर लौटने का अर्थ होता है, ये है जलन शब्द से संबंधित है। जलना, किसी की सक्सेस को देखकर उससे जलना। किसी की सक्सेस आप देखते हैं, अगर आप एक नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति है तो किसी की भी सफलता को देखकर आप अंगारों पर लौटने लगते हैं, यानी कि आपको जलन होने लगती है ना। क्या होती है? जलन, या फिर हम कहते हैं रोष के मारे कुड़ना, रोष के मारे कुड़ना, ठीक है। तो भाई हमें इस टाइप का व्यक्ति नहीं बनना है कि दूसरों की सफलता को देखकर हम अंगारों पर लौटने लगे। नहीं, बहुत तकलीफ होगी अंगारों पर लौटना। आप समझ सकते हैं कि आप ऊपर तो आप अंगारों पर पैर रख रहे थे, अब आप अंगारों पर लौटने लगे, ये क्या बात हुई? किसी से जलना कोई अच्छी बात है? बताइए, कितनी जलन होगी, कितनी तकलीफ आपको होगी। वैसे भी दूसरों से जब हम जलते हैं ना तो हमें ही तकलीफ होती है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि लोग आपसे जले, लोग आपको देख के अंगारों पर लौटने लगे, है कि नहीं? पर ऐसा नहीं करना है हमें सबको साथ लेके चलना है, खुद एक अच्छा इंसान बनना है और अच्छी मेहनत करके सफलता पानी है। और ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसे मौके नहीं देखने कि लोग अंगारों पर लौटने लगे। कोई लौटने लगे तो उसको उठा के खड़ा करिए और बोले कि भाई तुम भी सफल हो, जलो मत, अंगारों पर मत लौटो, ठीक है। उसके बाद है अंगारे बरसाना या अंगारे बरसना। एक्चुअली यहाँ पे अंगारे बरसना होना चाहिए। अरे बाबा रे, सारा ही चला गया। अंगारे बरसना, ठीक है। अंगारे बरसना मतलब, अब अंगारे से आपको एक बात समझ आ गई, ये तो कोई चीज़ है जो बहुत ही गर्म है, तो बहुत ही बरस रहा है, कुछ बहुत गर्म चीज़ बरस रही है आसमान से, ठीक है। तो क्या बरस सकती है? धूप की सूर्य की किरणें बरस सकती है, गर्मी बरस सकती है ना। तो कड़ी धूप होना, ये हो जाएगा, ठीक है। जब आप गर्मियों के मौसम में अगर आप
चले जाएंगे थोड़ा सा नॉर्थ तरफ भारत में, तो वहाँ पे क्या होता है, अंगारे बरसते हैं। हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि अरे बाप रे अंगारे बरस रहे आज तो, मतलब कि बहुत ही कड़ी धूप है, ठीक है, जो बहुत ही असहनीय है। देखिए जब हम मुहावरे लगाते हैं ना, तो मुहावरे हमारे सेंटेंसेस के, हमारी फीलिंग्स का एग्जैजरेशन है, ठीक है। तो आप कभी मत सोचिए कि अंगारे बरस रहे हैं मतलब ऊपर से आग के गोले बरस रहे हैं, नहीं, बहुत तेज़ धूप है जो झेल नहीं पा रहे हम, ठीक है, झेली नहीं जा रही है। तो मुहावरों को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश किया करिए, एग्जैजरेशन के। पर जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं और उसमें मुहावरे लगाते हैं तो उस वाक्य की जो सुंदरता होती है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अंगार उगलना, आपने देख लिया अंगार मतलब कुछ गर्मा गर्म हो रहा है भाई, कोई जल रहा है, कोई जोखिम है, कहीं पे कड़ी धूप है। तो अब अंगार उगलना मतलब कुछ मीठा मीठा तो होगा नहीं, ठंडा सा मीठा सा। अंगार उगलना मतलब क्रोध में भला बुरा कहना, ठीक है, या बोलना। जब आप क्रोधित होते हैं, आप बहुत गर्म हो जाते हैं, आप महसूस करिएगा कि जो आपका शरीर का तापमान होता है वो क्रोध के दौरान ऐसे कूल टेम्परेचर में नहीं रहता है, कूलिंग टेम्परेचर में अच्छा खासा गर्म हो जाता है, ठीक है। आप बहुत गुस्से में रहते हैं, आपके गाल लाल हो जाते हैं, कुछ लोग इतने गुस्से में रहते हैं उनकी आंखें लाल हो जाती है, तो देख के उनको लगेगा कि बाबा रे इनकी आंखों के अंदर तो अंगारे जल रही है ना। तो आप जब ऐसे क्रोध में रहते हैं तो हम जिस पर भी क्रोधित है उसके बारे में भला बुरा बोल देते हैं। तो अंगार उगलना मतलब जो अंगार आपके अंदर है, जो गुस्सा आपके अंदर है वो आप उगल रहे बाहर, यानी कि क्रोध में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अब आप क्रोध में होंगे तो जाहिर सी बात है कि मीठा और सुंदर तो बोलेंगे नहीं, शांति प्रिय तो बोलेंगे नहीं, है ना, भला बुरा ही बोलेंगे। तो ये हो गए हमारे कुछ अंगारों से संबंधित मुहावरे, ठीक है। लिख लीजिए, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, या तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी ही लंबा समय दिया है लिखने के लिए। देख के आप लिख ही पा रहे होंगे, तो मैं अब ये मिटा देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे, यस, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, अभी हमारा वर्ड क्या था, अंगार, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो वर्ड है अंधा। आज हम अ वाले ले रहे हैं क्योंकि जब मैंने बुक निकाला आप लोगों को 2-3 बुक्स निकाले तो सब में ही जो मुहावरे आरंभ हो रहे थे वो अ से ही हो रहे थे। मैंने सोचा रैंडम आप लोगों को पढ़ाऊँ, बट मुझे फिर पढ़ते पढ़ते ये ध्यान आया कि नहीं, अगर मैं आप लोगों को वर्णमाला के अनुसार ही आगे लेके चलूँ तो ही अच्छा है, आप लोग भी एक क्रम में ही चीज़ें सीखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो अब है अंधा। अंधा शब्द से अब कौन कौन से बनते हैं चलिए देखते हैं अब हम, ठीक है। तो अंधे की लाठी, पहला बन रहा है अंधे की लाठी, ठीक है, अंधे की लाठी। दूसरा क्या बनेगा, अंधे के हाथ, क्या है आगे बताइए, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा अंधेर नगरी। चौथा हो जाएगा अंधेरे का उजाला, अंधेरे का उजाला, ओके। पांचवा हो जाएगा, अंधेरे से तो बहुत सारे हैं, अंधेरे एक सेकेंड ठीक से लिख देती हूँ मैं, अंधेरे में रखना, ठीक है। छठा हो जाएगा अंधों में, एक सेकेंड, अरे यार, अंधों में काना राजा, ठीक है। देखिए
अंधेरे से कितने सारे हो गए, अंधा और अंधेरे दोनों को जोड़ के। एक्चुअली हम अंधा ले रहे थे, अंधा और अंधेरा काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि जब अंधा है उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, उसकी भी आंखें अंधेरे में है, जाहिर सी बात है। और जब अंधेरा होता है तभी भी क्या होता है, अंधेरे में भी क्या होता है हमारे साथ, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस वजह से इनके जो मुहावरे हैं वो हम साथ में लेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास अंधे की लाठी, यानी कि एक मात्र सहारा। आपने देखा होगा जो लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं वो एक सफ़ेद रंग की लाठी लिए चलते हैं, ठीक है। अरे बाप रे, मैंने कितनी ख़राब लाठी बनाई है, एक मिनट। हाँ, वो एक लाठी के सहारे चलते हैं, जो वो अपने अब खुद जहाँ पे चलते हैं उसके पहले अपने आगे लाठी के द्वारा वो महसूस करते हैं कि आगे क्या है, कहीं कुछ टकरा ना जाए, ठीक है। तो उनका जो जीवन जीने का एकमात्र सहारा है वो क्या है, उनकी लाठी है, ठीक है। यानी कि उनका एकमात्र सहारा वही लाठी है, ठीक है। अगर आप जाके उनको रोड क्रॉस करने में मदद करते हो तो आप भी उनका सहारा है, पर आप जीवन भर तो उनके साथ हर समय नहीं रह सकते, तो उनकी जो लाठी है वो उनके साथ हमेशा रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये छूट गया शायद, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट क्या है, अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि बिना प्रयास किए भारी चीज़ पा लेना, ठीक है। जब आप नौकरी में जाएंगे ना, तब देखना कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगा के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आपके सीनियर है वो कुछ खास मदद कर नहीं रहे आपकी, कहीं कोई एफर्ट्स नहीं है, बहुत ज़ीरो एफर्ट्स है। पर जब क्रेडिट लेने का टाइम आता है, जब क्रेडिट लेने का टाइम आता है वो आ जाएंगे सामने। तो वो वैसी जो सिचुएशन अराइज होती है ना, उसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। मान लो सारा काम आपने किया, सारे अरेंजमेंट्स आपने किए, लेकिन जो आपके कॉलेज के डीन है वो तारीफ़ किसी और की कर रहे हैं, किसी ऐसे प्रोफेसर की कर रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया, ठीक है। तब हम कहते हैं कि बिना प्रयास किए भारी चीज़ पा लेने वाला अंधे के हाथ बटेर लगना, किया दिया कुछ नहीं और नाम पूरा कमा लिया, ठीक है। उसके बाद है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का अर्थ होता है जहाँ धांधली, क्या हो, जहाँ धांधली हो, मतलब हम क्या कहते हैं, देखिए अंधेर नगरी, अभी तो ऐसे नगर के नगर तो नहीं बचे हैं जहाँ पे पूरी तरह से धांधली होती हो, लेकिन कहीं छोटा मोटा भी अगर आपका ऑफिस है या आप स्कूल कॉलेज में हैं कहीं भी, तो एक समूह कह लीजिए, या मतलब जहाँ पे कई सारे लोग हैं एक ही जैसा, कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए क्लासरूम में, ठीक है, वहाँ पे सारे ही बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ईमानदारी से, अच्छे से, निष्ठा से पेपर दे या फिर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करे, सभी लोग चीटिंग कर रहे हैं। और वहाँ का जो टीचर है वो भी उस चीटिंग में अगर सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को या ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे, या अंधेर नगरी है भाई, यहाँ तो पूरी तरह से धांधली हो रही है पढ़ाई लिखाई में, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये अंधेर नगरी कैसी जगह के लिए, जहाँ पे सभी लोग करप्ट हो, सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक, वैसे जगह को हम कहते हैं अंधेर नगरी, ठीक है। देखिए आपको ना मुहावरे तब और अच्छे से याद होंगे जब आप उनके साथ उनका अर्थ समझने के बाद उनके लिए सेंटेंसेस बनाएंगे और उन वाक्यों में आप इन मुहावरों का प्रयोग करेंगे, तब जाके आपकी मुहावरों पे पकड़ अच्छी बनेगी। अगर आप सिर्फ जो मैंने यहाँ पे आपको अर्थ बता दिए ये रट लिए ना, तो आपका फिर ये बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए आपके दिमाग में रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे इसको भूलने लगेंगे। पर अगर आप अपने डेली लाइफ में इन मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये याद रहेंगे वाक्यों में जब इनका प्रयोग करेंगे रोज़ रोज़, ठीक है। अंधेरे का उजाला, यानी कि एकमात्र बेटा। देखिए ये इतना पुराना मुहावरा है कि यहाँ पे हमें बेटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है, बुक्स में इसके लिए बेटा दिया गया है, लेकिन अंधेरे का उजाला आज के डेट में
बेटी भी होती है, हमें ये ध्यान रखना है। बेटियां भी पढ़ लिख गई है, अपने माता पिता को दुनिया की सारी खुशियाँ दे रही है, ठीक है। जो जो काम पहले बेटे करते थे, अभी भी वो काम बेटियां कर रही है अपने माता पिता के लिए। तो एकमात्र बेटा या बेटी, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, बट किसी भी बुक में अभी तक मैंने ये बेटी शब्द के साथ तो नहीं देखा है। तो अंधेरे का उजाला मतलब एकमात्र बेटा या बेटी, मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनके पास और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनका जीवन बहुत ही, मान लीजिए, गरीबी में चल रहा है या बहुत कष्ट में बीत रहा है, उन्हें किससे आखिरी उम्मीद है? अपने बेटे से आखिरी उम्मीद है। मतलब उनका जीवन पूरा अंधकार में है, तो उसको उजाले की तरफ ले जाने की क्षमता किस में है? अगर किसी में है तो वो उनका बेटा है। ऐसा पहले लोग मानते थे, पर अब बेटियां भी अपने परिवार को, जो परिस्थितियाँ, खराब परिस्थितियाँ होती है, जो अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती है, उनसे बाहर ले जाती है और एक अच्छा जीवन प्रदान करती है अपने परिवार को, ठीक है। तो अंधेरे का उजाला यानी कि जैसे जब बहुत अंधेरा होता है तो हम एक दीपक जलाते हैं, उजाला हो जाता है ना, ये दीपक जैसा बेटा या बेटी, इसका वही उसी संदर्भ में है, ठीक है। ये अंधेरे में रखना, किसी को अंधेरे में रखने का मतलब होता है या तो झूठ बोलना होगा, ठीक है, झूठ बोलना, या फिर कुछ छुपाना, कोई बात या कुछ छुपाना, ठीक है। अंधेरे में रखना यानी कि मान लो ऐसा होता है कि आप किसी को जैसे बहुत अंधेरा होता है, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आप या तो जो अंधे हैं उनकी लाठी का सहारा बनिए, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता उनका सहारा बनिए, या फिर अंधेर नगरी, खैर अंधेर नगरी और अंधेरे का कोई खास संबंध है नहीं, बट अंधेरे का उजाला, फिर से हम यहाँ पे आ सकते हैं कि अंधेरे यानी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधकार में है, ठीक है, जिसका परिवार, जिसका घर, तो उसको उजाले में लाने की बात हो रही है। अंधेरे में रखना मतलब फिर से अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप कुछ छुपा लो अंधेरे में, ऐसे आप याद रख सकते हो। यानी कि झूठ बोलना, कुछ छुपाना। कई बार बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं और अपने माता पिता को नहीं बताते हैं, या उनके रिजल्ट आ गए, मान लो वो एग्जाम में फेल हो गए और वो अपने माता पिता को नहीं बताते, यानी कि उन्होंने अपने माता पिता को अंधेरे में रखा है। ऐसे बच्चे जो कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, कहाँ कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता ने उनको भेजा किस लिए? कोचिंग में पढ़ने जाने के लिए, पर वो वहाँ जाके मौज मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हैं। तब हम कहते हैं कि आपने अपने माता पिता को अंधेरे में रखा है, यानी कि आप छुपा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आपने इस बात से अंधेरे में रखा है कि आप जिस काम के लिए वहाँ गए हो, जो आपका उद्देश्य है, वो आप पूरा नहीं कर रहे हो, केवल मौज मस्ती कर रहे हो, और आपने ये बात अपने माता पिता से छुपा के रखी है, ठीक है। तब हम कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता को अंधेरे में रखा है, ठीक है। इसके बाद है लास्ट वन, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब होता है अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य वाला भी बहुत योग्य माना जाता है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, सभी अंधे हैं। अब सब अंधे हैं, बट उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है, मान लो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिखाई सब दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मैं पता नहीं क्यों इतनी खराब ड्राइंग कर रही हूँ, पर एक मिनट। मान लो बहुत सारे व्यक्ति है, ठीक है, 1 2 3 4, मान लो ये 4 व्यक्ति है, ये चारों के चारों अंधे हैं। अब इनमें से कोई 5वां व्यक्ति है जो अंधा नहीं है, ठीक है, जो अंधा नहीं है, पर इसको सुनाई नहीं देता है, इसके जो कान है वो फंक्शनल नहीं है, वो सुनाई नहीं देते इसको। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो इन 4 अंधों को किसी एक सही रास्ते में ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो देख सकता है। चूँकि वो इन 4 लोगों को एक सही दिशा में या सही रास्ते में लेके जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं अंधों में काना राजा। जिसको सुनाई नहीं, सारे लोग अंधे हैं, बट उसमें से एक है जिसको दिखाई देता है, जो अंधा नहीं है, पर कानों से उसको सुनाई नहीं देता है। तो उनके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए वो राजा समान है। क्यों? क्योंकि वो उनको सही दिशा में लेके जा सकता है। उनको कोई भी कठिनाइयाँ उनके रास्ते में आएगी तो वो पहले से देखकर उनका रास्ता मोड़ सकता है, उनको बचा सकता है। इसीलिए अंधों के बीच वो काना राजा है।
ऐसे बहुत सारे, मतलब इसका जो एग्जाम्पल होता है वो इतना सिंपल एग्जाम्पल नहीं होता है। जब भी आप इसका एग्जाम्पल देंगे तो इट इज़ लाइक कि मान लीजिए बहुत सारे अयोग्य व्यक्ति बैठे हैं जो बहुत ही बकवास की बातें कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बुद्धू जैसी उल्लू जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जब भी किसी ने कुछ एक बहुत ही बेसिक सी बात अपनी रख दी, ठीक है, बहुत ही बेसिक बात जो कि बहुत ही ऑब्वियस थी ऑल्सो, तो हम कहते ओ बाबा रे, ये तो अंधों में काना राजा है। ठीक है, अंधों में काना राजा मतलब सारे लोग इतनी ही बकवास कर रहे थे, इतनी बकवास कर करके शोर कर रहे थे, बट उसमें से एक व्यक्ति ने थोड़ी बहुत मूलभूत बात बता दी तो हम उसी को एकदम बहुत सुपीरियर, बहुत नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल समझने लगते हैं। तो अंधों में काना राजा का अर्थ हो गया कि अयोग्य व्यक्तियों के बीच में जो थोड़ा बहुत भी योग्य होता है उसी को हम अंधों का काना राजा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने अंधेर, अंधों और अंधेरा इन सबको जोड़कर देख लिया, जितने मुहावरे हो सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अगला शब्द लेंगे वो है आकाश या फिर आसमान। ठीक है, तो आकाश या आसमान एक ही बात है लगभग। ठीक है, तो कुछ ऐसे मुहावरे लेंगे जो या तो आकाश से संबंधित हो या तो फिर आसमान से संबंधित हो। तो पहला जो सबसे बेसिक सा है, आकाश चूमना। ठीक है, यानी कि बहुत ऊंचा होना। अरे एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, आकाश चूमना के बाद अभी मैं बाद में बता रही थी ना सारे। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं मुहावरे। ठीक है, फिर है आकाश पाताल एक करना। ठीक है, तीसरा लिख लेते हैं आकाश कुसुम। ठीक है, तो पहले हम ये आकाश वाले ही कर लेते हैं क्योंकि आसमान से जो है ना वो बहुत सारे हैं, तो वो सारे इस एक बार में आ नहीं पाएंगे। पहले ये करके हम हटा लेते हैं। ठीक है, आकाश चूमना यानी कि बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आप देखते होंगे कि मुंबई दिल्ली में जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है, ठीक है, वो आप एकदम नीचे से खड़े होकर देखोगे तो आपको अपने एकदम गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ऐसी इमारतों के लिए हम क्या कहते हैं, आकाश चूमती इमारतें। दिल्ली मुंबई में आकाश चूमती इमारतें हैं, या फिर आकाश चूमना को कई बार कहते हैं कि आकाश से बातें करना ऑल्सो। ठीक है, तो ये इमारतें इतनी ऊंची है कि आकाश से बातें करती है, क्योंकि कई बार वाकई में इतनी ऊंची ऊंची इमारत है कि कई बार क्या होता है कि बादल, जब बहुत बारिश वारिश का मौसम होता है ना, तो बादल नीचे आ जाते हैं तो वो घरों में घुसने लगते हैं। तो बहुत ऊंचा होना। ठीक है, बहुत, जब आप सफलता पाते हैं ऑल्सो, तभी भी हम कहते हैं वो तो अपने जीवन में आकाश चूम रहा है, मतलब कि बहुत सफलता पा रहा है, यानी कि अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद पर चला गया है। ठीक है, फिर है आकाश पाताल एक करना, यानी कि कोई भी उपाय या कोई विकल्प नहीं छोड़ना। मैं लिख देती हूँ, कोई विकल्प न छोड़ना। ठीक है, आप मान लीजिए आपकी कोई चीज़ खो गई है, मान लो एक आपकी सेफ्टी पिन खो गई है। ठीक है, आपको बहुत अर्जेंटली एक सेफ्टी पिन चाहिए और अब घर में आपको, अक्सर घर में तो यही होता है कि जब जो चीज़ चाहिए होती है आपको मिलती नहीं है, आप कहीं ऐसा रख देते हैं, बहुत संभाल के रख देते हैं, या तो फिर मतलब मेरे साथ ये अक्सर होता है कि मैंने कहीं से कैंची उठाई और उसको जगह पे नहीं रखा तो वो मिलती नहीं है जब मुझे ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ये होता है मेरे साथ नेल कटर के साथ। नेल कटर लेके फिर मैं कहीं रख देती हूँ और फिर बस जब मुझे वाकई में फिर से ज़रूरत पड़ती है मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैंने कहाँ रखा है, तो उसको ढूंढने के लिए मुझे आकाश पाताल एक करना पड़ता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ को ढूंढना या किसी भी चीज़ को पूरा करना, मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, कोई परियोजना मिली है, ठीक है, उसमें आपने अपनी सारी ताकत झोंक दी है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, या मान लीजिए कॉरपोरेट में होता है कोई डील पाने के लिए, तब आप क्या करते हैं, आकाश पाताल एक कर देते हैं उस डील को हासिल करने के लिए। यानी कि जितने भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो सारे आप
लगा देते हैं कुछ एक पाने के लिए, तो उसको कहते हैं आकाश पाताल एक करना। आप सोचिए, अगर आपको आकाश को खींचना हो और ज़मीन के नीचे से पाताल को ला के मिलाना हो, एक करना हो, तो कितनी मेहनत लगेगी, है ना। तो उसी मेहनत की बात है आकाश पाताल एक करना। ठीक है। आकाश कुसुम यानी कि अनहोनी होना, अनहोनी होना मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ उस टाइप का होना, जो आपने सोचा नहीं था उस टाइप का हो रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आया, आकाश से 3 है। और इसके बाद एक मिनट, आकाश कुसुम होना, तो ठीक है। आकाश कुसुम होने के बाद आकाश चूमना, आकाश पाताल एक करना, ये सारे हमारे किस्से हो गए। आकाश के जो शब्द से जितने हमारे मुहावरे बन सकते थे वो बन गए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऐसे मुहावरे जो बनते हैं आसमान से। बात एक ही है, बस शब्दों का फेरबदल है, लेकिन अगर आप इसी आसमान को यहाँ लगा देंगे तो ये प्रचलित नहीं है। आसमान पाताल एक करना ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रहे कि जहाँ पे आकाश का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे आकाश को ही रहने दे, और जहाँ पे आसमान का भी इस्तेमाल होने वाला है वहाँ पे आसमान को ही रहने दे। ठीक है। इनको इंटरचेंज आप ना करें, वरना खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और मार्क्स आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। गोला गोला, और आपको गोला मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, बात एक ही है। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। अब देखिए, आसमान से संबंधित बहुत सारे हैं। ठीक है। तो पहला हम देखेंगे आसमान के तारे तोड़ना। आसमान के तारे तोड़ना। ठीक है। सेकंड लिखते हैं हम आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना। तीसरा है आसमान पर चढ़ा देना। क्या है? चढ़ा देना। ठीक है। चौथा है आसमान पर दिमाग होना। आसमान पर दिमाग होना। उसके बाद है पांचवा आसमान फट पड़ना। आसमान फट पड़ना। फिर है छठा, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, आसमान सिर पर उठाना। ठीक है। ये आपके कितने हो गए? 6 हो गए, जो किससे संबंधित है? आसमान से संबंधित है। ठीक है। अब आसमान के तारे तोड़ना। एक बात बताइए, क्या आप आसमान के तारे तोड़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप आसमान के तारे तोड़ सकते हैं। आसमान के तारे आप बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जब आप नए नए प्रेम प्रसंग में पढ़ते हैं तब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप तारे तोड़ लाएंगे, बट ये एक बहुत ही असंभव बात है। इसको हम कहेंगे कि इसको डिलुलू में रहना, या किसी को डिलुलू में रहने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करना कहेंगे। अगर आप किसी से ये वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ कर लाऊंगा, यानी कि असंभव संभव कार्य करना। ठीक है। देखिए, आसमान के तारे तोड़ के लाना ये वाकई संभव नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य है तारे तोड़ने के अलावा जो कि संभव है। तो कोई भी ऐसा जटिल प्रकृति का कार्य जिसे करना आरंभ में असंभव लग रहा था, लेकिन आपके प्रयास, आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत, आपका ये धैर्य और आपका ये मानना कि ये मैं कर सकता हूँ, खुद पर विश्वास के कारण वह कार्य जो असंभव प्रतीत हो रहा था आरंभ में, वो
संभव हो जाता है, तब हम कहते हैं अरे उसने तो आसमान से तारे तोड़ लिए। ठीक है। फिर है आसमान टूट पड़ना। अब आप सोचिए, अगर जो आसमान है, जो आकाश है, वो अचानक आपके सिर पे आके गिर जाए धड़ाम से, तो आपको बहुत ट्रबल होगा, डेफिनेटली चोट लग जाएगी, सब गड़बड़ हो जाता है। आसमान टूट पड़ना से आप समझ सकते हैं जैसे बादल फटना भी होता है। बादल जैसे एकदम अगर किसी भी जगह पे फट जाते हैं, बहुत भारी वर्षा होती है, सब कुछ खराब हो जाता है, यानी कि एकदम अचानक क्या हो जाती है, विपत्ति आ जाती है। क्या हो जाती है, अचानक अचानक हो जाती है क्या, विपत्ति। ठीक है। तो आसमान टूट पड़ेगा तो आप पे विपत्ति आ जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अगर आप मान लेते हैं, अगर हम इसका सिंपल सेंस भी मान ले कि अगर आसमान से बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, एकदम पूरा बादल फट गया है, तो वो आसमान टूटना समान ही है, सब कुछ खराब हो जाता है। आपने केदारनाथ वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो देखा होगा, और अभी और भी ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत रेगुलर होते जा रही है इस तरह की चीज़ें हमारे पर्यावरण में, हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है। तो अचानक विपत्ति आ जाती है, कभी भी आ सकती है, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और आसमान को टूट के हमारे ऊपर गिरने नहीं देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आसमान पर चढ़ा देना, यानी कि बहुत तारीफ कर देना, किसी की बहुत प्रशंसा कर देना। ठीक है। बहुत अरे तारीफ में इधर आएगा, बहुत तारीफ करना या कर देना। ठीक है। बहुत तारीफ करना, किसी की तारीफ कर करके उसको हमने आसमान पर ही चढ़ा दिया, यानी कि आसमान हमसे काफ़ी ऊपर है, तो हम जब किसी की तारीफ करते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो कहाँ चढ़ गया, आसमान पे चढ़ गया, खुश होकर वो व्यक्ति कहाँ चढ़ गया, आसमान पर चढ़ गया। 2-4 सीढ़ियाँ नहीं, आपने सीधा किसी व्यक्ति को, अपने दोस्त को आसमान पर ही चढ़ा दिया उसकी तारीफ कर करके। ठीक है। फिर है आसमान पर, आसमान दिमाग होना नहीं, आसमान पर दिमाग होना। आसमान पर दिमाग होना यानी कि बहुत घमंडी होना। ठीक है। जिन लोगों का दिमाग आसमान पर होता है ना, वो कैसे होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं। आप अब अगर किसी की बहुत तारीफ कर करके उसको आसमान पर चढ़ा दोगे तो उसका दिमाग तो आसमान पर ही होगा, और वो तारीफ की वजह से क्या हो जाता है, कई लोग बहुत एरोगेंस में आ जाते हैं, है ना। तो वो बहुत घमंडी हो जाते हैं, उनका दिमाग कहाँ होता है, आसमान पर होता है। आपने तारीफ करके उनको आसमान पर चढ़ा दिया, और उसके बाद वो तो कहाँ चढ़ा दिया आपने, उनको आसमान पर चढ़ा दिया, और आसमान पर उनका दिमाग है अब, तो वो बहुत घमंडी हो गए, बहुत तारीफ सुन के बहुत आसमान पे चढ़ गए, और उसके बाद उनका दिमाग और आसमान पे चढ़ गया, और ऊपर के आसमान पे चढ़ गया, और कैसे हो गए, वो बहुत घमंडी हो गए। ठीक है। फिर है आसमान फट पड़ना। अब देखिए, ये जो आसमान फट पड़ना और आसमान टूट जाना है, ये दोनों सिमिलर है। आसमान फट पड़ना और आसमान टूट पड़ना एक ही बात है, कि अचानक विपत्ति आ जाना। इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके क्वेश्चन में रहे कि अचानक विपत्ति, मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है, सेंटेंस हो कि वह उसका एग्ज़ाम था, उसकी परीक्षा थी, परंतु अचानक ही वह बहुत बीमार पड़ गया, तो क्या होता है, उस पर हम आगे बोलेंगे अरे उस पर तो अचानक ही आसमान टूट पड़ा। ठीक है। या उसके घर पे बहुत सारे मेहमान आ गए उसके एग्ज़ाम के एक रात पहले, तो हम क्या बोलेंगे, अरे उस पर तो आसमान ही टूट पड़ा, या फिर उस पर आसमान फट पड़ा, है ना। तो यानी कि अचानक विपत्ति आ गई, मतलब जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, या जो जिससे कि आपको प्रॉब्लम वाली फीलिंग आ सकती है, तो हम तब कहते हैं आसमान फट पड़ना। और हाँ, ऐसा वाक्य दिया है, इसमें कहे कि इसके लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। अगर आपको दोनों में से कोई एक दिया है तो ठीक है, अगर दोनों दिए हैं और फिर नीचे कहीं विकल्प पे दिया है बोथ बी एंड डी, है ना, तो आपको बोथ पे टिक करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत क्या होना, बहुत परेशान करना, हम कह सकते हैं शन करना। अक्सर हम ये बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत ही शैतान है, एकदम घर को सिर पर उठा के रखता है, वैसे ही आसमान को सिर पर उठा के रखता है। ठीक है, यानी कि बहुत परेशान करता है।
किसी भी चीज़ को सिर पे उठा के रखना मतलब कि बहुत परेशान करना, या बहुत किसी ने हमें बहुत परेशान किया है, हम उसके रेफरेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत ही हो हल्ला करना, या फिर एकदम सबको परेशान रखना। मान लो आपका कल को कोई सेमिनार है, आपको आज उसकी तैयारी करनी है, और उस प्रिपरेशन के दौरान आपने सबको घर में बहुत परेशान किया हुआ है, तब हम कहते हैं कि आसमान सिर पर उठा लिया है। मान लो कल आपका एग्ज़ाम है और आप अभी 11th आवर पे अपना पेन ढूंढ रहे हैं, अपना एडमिट कार्ड ढूंढ रहे हैं, अपना फ़ोटो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, सबको चिक 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 झिक 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 कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि आपने आसमान सिर पर उठा लिया है, पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों को इस टाइप के जो प्रसंग होते हैं उनको हम कहते हैं कि आसमान सिर पर उठाना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमने आज कौन कौन से किए, एक आसमान किया, एक आकाश किया, एक अंधे या अंधकार वाला किया, ठीक है। और जो सबसे पहले किया था वो था अंगार, अंगारों पर लौटना, और अंगार पर पैर रखना, अंगारे बरसाना। तो इस टाइप के जो मुहावरे हैं वो हमने आज अपने क्लास में किए। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, उनके साथ आप शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, हम आपके लिए और मेहनत से, मन से वीडियोस लेके आते हैं। तो आप जितना लाइक करेंगे, जितना हमें मोटिवेट करेंगे, उतने अच्छे से हम अपना ज्ञान आपको देने के लिए और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम क्लियर करते रहिए। चलो बाय।